हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम 2026 के लिए यानी कि बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी 2026 के एग्ज़ाम के लिए देखिए जो नया वाला घटना चक्र का बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें जितने भी एंशियंट हिस्ट्री के प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 1992 से लेकर के 2026 तक में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। यानी कि बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम 2026 घटना चक्र, एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा अब तक पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम 2026 से रिलेटेड इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम 2026 के लिए न्यू घटना चक्र बुक 2026 से बीपीएससी के द्वारा 1992 से लेकर के अब तक जितने भी एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, और इसमें चैप्टर वाइज प्रश्न दिए गए हैं। तो हम लोग चैप्टर वाइज सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला चैप्टर है पाषाण काल। सब लोग प्रश्न पढ़िएगा। पहला प्रश्न है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन भी होते चलेगा। साथ ही साथ जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं उससे भी आप ध्यानपूर्वक सुनते चलिए। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। बताइए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आप देख सकते हैं ये प्रश्न 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया है। तो देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, ये मेहरगढ़ पाकिस्तान से हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहरादेव है। कौन सा है? लोहरादेव है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, लोहरादेव। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहरादेव है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। और इसी प्रकार से मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर करवा दूंगा। बिहार हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी मैंने आपको करा दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग यानी कि कैल्कोलिथिक पीरियड, बताइए। तो देखिए, इसमें ताम्रपाषाण युग को जो है कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें जो है प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, ठीक है ना, हथनौरा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हथनौरा, ठीक है ना, हथनौरा। ध्यान रखिएगा, भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नर्मदा घाटी। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? भीमबेटका, बताइए। भीमबेटका पुरा स्थल पूर्व पाषाण काल से जो है मध्य ऐतिहासिक जो काल है वहाँ तक मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है, और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है ना। और भीमबेटका की गुफाएं भी आपने पढ़ा होगा कि ये मध्य प्रदेश में ही पड़ते हैं।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची दिया गया है और मिलान करना है। यहाँ पर एक तरफ देखिए सूची 1, सूची 2 दिया गया है, इधर 9 पाषाणकालीन स्थल है और 9 पाषाणकालीन स्थलों का स्थान इधर दिया गया है। चलिए एक एक करके मिला करके यहाँ से आपको आंसर चूज करना है। चलिए मिलाइए सब लोग, चलिए सब लोग इसका आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे उतनूर दिया गया, उतनूर कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है ना। चिरांद कहाँ पर है, तो चिरांद आपको याद होगा ये बिहार में पड़ता है, ठीक है। अच्छा गुफकराल कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो यहाँ पर कश्मीर दिया गया है। और पय्यमपल्ली कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप लोग इसको स्वयं से मिला लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर से सूची दिया गया है और आपको मिलान करना है। उसी तरह का देखिएगा ताम्रपाषाण युगीन स्थल है और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की यहाँ पर नदियाँ दिया गया, अब मिलान करना है, ठीक है। चलिए आइए मिलान करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अहाड़ जो है, अहाड़ ये आपका बनास नदी हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा बनास नदी। उसके बाद कायथा, तो ये आपका काली सिंध हो जाएगा, यहाँ पर देखिए। उसके बाद देखिए सावलादा, तो ये सावलादा जो है ये आपका हो जाएगा ताप्ती, ठीक है। और मालवा जो हो जाएगा ये नर्मदा, तो यहाँ पर ये नर्मदा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए अगला चैप्टर आ गया सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। चलिए प्रश्न पढ़िएगा, इस चैप्टर का पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। तो आपको भी पता होगा आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है ना, आदि ऐतिहासिक काल, क्लियर ना, इसको ध्यान रखिएगा। आदि ऐतिहासिक काल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो है नगर नियोजन को माना जाता है, और यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार प्रमुख है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। स्नानागार और अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदाड़ो से। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया था। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तु एवं उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं रही थी, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए आपको याद होगा कि मेसोपोटामिया और मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में जो प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। मिनी हड़प्पा, तो मिनी हड़प्पा माना जाता है किसको, तो फ्रेंड्स ये माना जाता है लोथल को, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाइए, ये माना जाता है हाँ लोथल को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल जो था आपको याद होगा कि ये हड़प्पा का बंदरगाह भी है, क्लियर ना, गुजरात में पड़ता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो हड़प्पा का बंदरगाह अभी मैंने आपको बताया लोथल, ये भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, तो गुजरात में यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, लोथल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोथल गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, डाबर कोट जो है ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, और राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में पड़ता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो ये सभ्यता है आपका मेसोपोटामिया की, ठीक है ना, मेसोपोटामिया यानी कि इराक। चलिए इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और यह सभ्यता जो है आपको वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। कौन सा जानवर है इसमें से, बताइए। तो यहाँ पर आपका घोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, घोड़ा हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर, घोड़ा राइट आंसर हो जाएगा। बैल और हाथी की जानकारी थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल को टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। किस स्थल से, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है।
तो फ्रेंड्स टेराकोटा का हल प्राप्त कहाँ से हुआ है ये पूछा गया है। तो ये प्राप्त हुआ आपका बनावली हरियाणा में पड़ता है और कालीबंगा जो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है ना, इन्हीं दो नाम जो स्थल हैं सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। इसीलिए यहाँ पर देखिएगा आप कालीबंगा और यहाँ पर बनावली दोनों दिया गया, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से देखिए किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिले हैं। तो जूते हुए खेत के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है, तो फ्रेंड्स ये गुजरात में राजस्थान में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो अभी हमने इसी प्रश्न को कवर किया है। ये देखिए TRE 3 में पूछा गया है और ये वाला प्रश्न देखिएगा 66वीं BPSC में पूछा गया है। तो प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करिए कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो ये आपके हो जाएंगे VA स्मिथ। ठीक है ना, VA स्मिथ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। VA स्मिथ, VA स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे थे। ये एक इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर आपका VA स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी लोग संबंधित थे। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का वृहत स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। किस रंग का उपयोग हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे और उन पर ये लोग लाल रंग के उपयोग करते थे, जिन पर जो है लाल रंग का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका लाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था, बताइए। देखिए 2018 में जो है IIT खड़गपुर के एक अध्ययन दल के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक सूखे जैसी स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण रही थी। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न अगला चैप्टर आ गया वैदिक काल। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। ऋग्वैदिक युग से तो देखिए यहाँ पर आपका गार्गी नहीं होगा। ये प्रश्न अभी रिसेंटली 71वीं BPSC में पूछा गया है। ठीक है ना, घोषा, अपाला और विश्ववरा ये तीनों ऋग्वेद में सूक्त एवं मंत्रों की दृष्टियाँ स्त्रियाँ हैं। ठीक है ना, ये ऋग्वैदिक युग से संबंधित है। गार्गी जो है उत्तर वैदिक उपनिषद युग की दार्शनिक है। ठीक है ना, गार्गी नहीं है ऋग्वैदिक युग से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये राजगिरी हो जाएगा। ठीक है ना, राजगिरी ध्यान रखिएगा, वर्तमान राजगीर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है और आपको याद होगा कि मगध का पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। बृहदत्त का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोम को, अच्छा ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 10। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। और 9वें मंडल में जो है सोम, 9वां मंडल जो है ये सोम को समर्पित है। तो यहाँ पर आपका 9वां मंडल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सोम आर्यों का प्रमुख पेय था। ठीक है ना, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो अभी मैंने बताया था सोम और इस पेय का नामाकृत देवता जो थे उन्हीं को समर्पित है। प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है ना, BPSC के एग्जाम में। देखिए गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। और मैंने अभी हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न, इतिहास के जितने भी प्रश्न BPSC के एग्ज़ाम में जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ है और 2026 में हुआ है उनमें जो पूछे गए हैं उनको भी मैंने आपको कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गायत्री मंत्र जो है ये किस पुस्तक में मिलता है। तो फ्रेंड्स ये आपका ऋग्वेद में। ठीक है ना, ऋग्वेद यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ठीक है, और यह मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। जो आपके सूर्य देवता हैं सावित्री, उन्हीं को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, बताइए।
तो ये हुई थी आपका धर्मशास्त्र के समय में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ बताइए। तो देखिए इसके विषय में जो है ना विद्वानों के में मतभेद है। ठीक है, कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हीती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था और इसके पश्चात ही विश्व में अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ था, जबकि थाईलैंड के बानचियांग नामक एक पुरा स्थल है, वहाँ की खुदाई से ढले हुए लोहा प्राप्त हुआ है, जिसकी तिथि लगभग 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। इसीलिए जो है यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद है और पुरातत्वविदों ने इसका काल लगभग 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार भी है 1000 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोगसकोई का महत्व इसलिए है कि, तो बोगसकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बोगसकोई एशिया माइनर, ठीक है ना, एशिया माइनर सुना है ना आपने। इस अभिलेख में राजाओं का उल्लेख आया है जिनमें जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्य हो तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, नास्त्य इन सब देवताओं का आह्वान करते थे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसको कि दशराग्य युद्ध कहा जाता है, ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो देखिए ये जो दशराग्य युद्ध था, 10 राजाओं का युद्ध, ये पुरुषनी नदी, आधुनिक रावी नदी कहलाती थी उस समय पुरुषनी नदी, उसी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है ना, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। तो यहाँ पर आपका पुरुषनी हो जाएगा। चलिए उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं। तो ये किस पर है, तो फ्रेंड्स ये उपनिषद पर है, उपनिषद पर है, ध्यान रखिएगा। उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ है जो लगभग 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए थे। तो यहाँ पर उपनिषद करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपनिषद हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला चैप्टर आ गया अब बौद्ध धर्म। देखिए बौद्ध धर्म आ गया और पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका लुम्बिनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपाल में पड़ता है, बहुत ही अच्छा जगह है, जाइए एक बार घूम कर आइए लुम्बिनी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो इन्होंने पहला धर्म चक्र परिवर्तन जो है ये दिया था कहाँ पर, तो ऋषिपत्तनम में, सारनाथ में दिया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका सारनाथ हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। देख सकते हैं ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ये 65वीं में पूछा गया है, ये 47वीं में पूछा गया है। ठीक है, तो इन्होंने दिया था कहाँ पर, सारनाथ में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑब्वियसली गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर दिया गया है और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख दिया गया है। इन दोनों स्तंभों को मिलान करना है और यहाँ से आपको राइट आंसर सही मेल चुन करके बताने हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जन्म का, तो जन्म का जो है इनका लुम्बिनी में हुआ था ना, तो लुम्बिनी हो जाएगा। अभी मैंने बताया था 563 ईसा पूर्व में। ज्ञान प्राप्ति इनको बोधगया में हुई थी, आप भी जानते हैं। प्रथम प्रवचन अभी मैंने बताया था कि इन्होंने सारनाथ में दिया था और इनका निधन जो है ये कुशीनगर में हुआ था। तो अब मिला लीजिएगा, बहुत ही आसान है। चलिए आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। ध्यान से पढ़िएगा, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। पहली हुई थी कहाँ पर, पहली जो है ये आपका कहाँ पर हुई थी फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, पहली हुई थी राजगीर में। ठीक है ना, पहली कहाँ पर, राजगीर में हुई थी। ठीक है, दूसरी हुई थी वैशाली में, ये दोनों बिहार में पड़ते हैं। तीसरा जो हुआ था ये आपका पाटलिपुत्र में पड़ता है, आधुनिक पटना में। और चौथा जो हुआ था ये आपका हुआ था कश्मीर में, जो कि बिहार में नहीं पड़ता है। तो बिहार में नहीं आयोजित हुआ था चौथा। ठीक है, कनिष्क के समय में हुआ था। आगे इसके बारे में और हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में हुआ था। अब आपको याद रखना है, अभी मैंने बताया था कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में हुआ था। ठीक है, और उस समय किसका शासनकाल था, तो अजातशत्रु के समय में। ठीक है, दूसरा हुआ था कहाँ पर, दूसरा कहाँ पर हुआ था, फटाफट बताइए। तो दूसरा कहाँ पर हुआ था,
तो फ्रेंड्स दूसरा हुआ था वैशाली में, ठीक है ना, कालाशोक के समय में, तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के समय में, और चौथा कश्मीर कुंडल वन में कनिष्क के समय में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष पूछा गया है। तो ये महाकश्यप थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए महाकश्यप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ था। देखिए ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है। तो ये हुआ था आपका राजगृह में, अभी पूरे डिटेल में मैंने बताया हुआ है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी। तो फ्रेंड्स ये राजगृह में, फिर से देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कितना बार रिपीट हुआ है। अच्छा अगला प्रश्न आ गया, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कश्मीर में, ठीक है ना, कुंडलवन कश्मीर में, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था। तो ये कनिष्क है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कनिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था। तो मैंने बताया था कि अशोक के समय में कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में, ठीक है। कालाशोक के समय में वैशाली में, तो यहाँ पर पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीसरा बौद्ध संगति था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो पाटलिपुत्र में, देख सकते हैं प्रश्न रिपीट हुआ है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है ये कहाँ हुआ था। तो आपको भी पता है महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग 483 ईसा पूर्व में, ठीक है ना, इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था और इसी को जो है बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक, त्रिपिटक में क्या क्या है, एक आपका है विनय पिटक, एक आपका है सुत्त पिटक और एक है आपका अभिधम पिटक, ठीक है। विनय पिटक संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह है। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों के द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है। और अभिधम पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत है इसमें, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा बौद्ध। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए। तो ये देवी देवताओं की मूर्ति का पूजा करना ये है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा जो है ना, ये प्रश्न थोड़ा सा बिहार लोक सेवा आयोग ने जो है इसको मूल्यांकन से बाहर किया हुआ था। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए, बिहार सरकार का जो पर्यटन विभाग है उसकी वेबसाइट पर इसको 5वीं पीढ़ी का बताया गया है, लेकिन कुछ तथ्यों में विवाद के कारण जो है बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, ठीक है ना। चलिए इतना याद रख लीजिएगा। देखिए चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब किया था। तो ये आपका किया था 518 ईस्वी में, ठीक है ना। ये चीनी यात्री था, इसको ध्यान रखिएगा। और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत बौद्ध धर्म की प्रतियों के साथ चीन लौटा था। तो ये 518 यानी कि 515 से 520 के बीच में। चलिए उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। तो ये कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क के समय में ही आपको याद होगा कि महायान और हीनयान में जो है बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था, ठीक है। और महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी, ठीक है। और इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हुई थी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त का प्रयास किया, वो शिक्षक कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये शिक्षक कौन थे फ्रेंड्स। तो ये थे आपके अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, उसी का यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी भी दिख रहा है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। तो ये आत्मदमन है, ठीक है ना, तप जिसको बोला जाता है आत्मदमन, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा आत्मदमन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था।
तो ये बौद्ध धर्म का था, ठीक है ना, बौद्ध धर्म का था, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम कुमार गुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी बिहार को दान दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट चैप्टर भी आ गया जैन धर्म। चलिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म, तो इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था बता दीजिए। इनका जन्म जो है आपका कुंडग्राम वैशाली के निकट हुआ था 599 ईसा पूर्व में, ठीक है, 599 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा। और देखिए, इनकी माता जो थी, इनका नाम त्रिशला था। ये वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। चलिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 कुंडग्राम वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इनके प्रथम शिष्य जो थे ना, ये जमाली थे, ठीक है, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, और ये इनके दामाद भी थे, इनकी पुत्री थी जिनका नाम प्रियदर्शना था, ठीक है ना, उन्हीं के ये पति थे जमाली। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो इनका मोक्ष स्थान पावापुरी में है। जैन धर्म की ये 24वें और आखिरी तीर्थंकर है, याद रखिएगा, पावापुरी में है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो अभी मैंने बताया पावापुरी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर देखिएगा कि कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये 14 पूर्व है, ठीक है ना, 14 पूर्व, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन सी में दिया गया है 14 पूर्व, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है ये संबंधित है जैन धर्म से, ठीक है ना। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सटीक ज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था यानी कि सम्यक दर्शन और सटीक क्रिया यानी कि सम्यक चरित्र। तो ये ध्यान रखिएगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, इन्हीं तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दिया गया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे ये मखली गोसाल थे, ठीक है ना, मखली गोसाल, ध्यान रखिए कौन थे? मखली गोसाल थे। ये प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दिया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? पहला जैन संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था और पूछा गया है कि अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे, ठीक है ना। और इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। कितने अंगों का संकलन किया गया था? कितने अंगों का? तो 12 अंगों का, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थूलभद्र। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये कलिंग नरेश खारविल थे, ठीक है ना, कलिंग नरेश खारविल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और आपको याद होगा हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है ना, यह अभिलेख खारविल के इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है, इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। तो इन्होंने ये जो है कहाँ पर किया था? तो महावीर स्वामी जी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात देखिएगा कि जिब्रिम की ग्राम है एक जगह, ठीक है ना, इसी के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे जो है इनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिब्रिम्बिक ग्राम, ठीक है। अब आ गया शैव धर्म और भागवत धर्म। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अधिक थी? ये पूछा गया, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो किसका था? गुप्तों का था, ठीक है ना। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरम उत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और देखिए विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह भी हुआ करता था, आपको याद होगा।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरमपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो इन्होंने उत्तर भारत में बनाया था। उसके बाद देखिए आ गया अब 6ठी सदी ईसा पूर्व का राजनीतिक दशा। ठीक है, चलिए ये चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु ने किया था, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बना करके किया था। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। बिहार लोकसेवा आयोग ने इसका उत्तर ए माना हुआ है, तो हम लोग भी ए के साथ चले जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो अभी मैंने आपको बताया था कि उदयन ने बनाया था। ठीक है ना, उदयन ऑप्शन में नहीं है, आप बना लीजिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो ये यही उदयन ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयन के द्वारा बसाया गया था। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन के द्वारा। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, बताइए फटाफट। तो मगध के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन में मगध नहीं है। ठीक है ना, तक्षशिला जो था ये सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। ठीक है ना, और अनर्त जो है ना ये प्राचीन भारत में वैदिककालीन एक राज्य था। तो यहाँ पर आपका इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यंक वंश की स्थापना किया था? हर्यंक वंश की, तो हर्यंक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। ठीक है ना, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था। फिर अजातशत्रु का बेटा जो हुआ ये उदयन हुआ, जिसने अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था। इसीलिए ये जो आपका हर्यंक वंश है इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, पितृहंता वंश। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? तो राजगृह था, राजगृह। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मिलान करना है, एक तरफ महाजनपद है और उनकी राजधानी दिया गया है। चलिए एक एक करके मिलान कर लेते हैं। मल महाजनपद की राजधानी तो ये कुशीनीरा हो जाएगा, आधुनिक कुशीनगर। अंग की राजधानी चंपा हो जाएगा। ठीक है, गांधार की राजधानी जो है ये कहाँ पर? तक्षशिला हो जाएगा। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी हो जाएगा। मिला लीजिएगा इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व का प्रथम जो है पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये आपको पता है लिच्छवियों के द्वारा। ठीक है ना, लिच्छवियों के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो अभी मैंने बताया था कि पहला गणतंत्र वैशाली में जो है स्थापित किया था लिच्छवियों ने। तो यहाँ पर वैशाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज या राजगृह, ध्यान रख लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गिरिब्रज या राजगृह दिया गया है। उसके बाद देखिए प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था गिरिब्रज या राजगृह। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी यानी कि प्राचीनतम राजधानी। ठीक है ना, तो गिरिब्रज या राजगृह ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु हर्यंक वंश का था। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था बिंबिसार जो था इसकी हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। तो ये हर्यंक वंश हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ये आपका बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, तो यहाँ पर अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है। चलिए देखिएगा कि प्रधोत कहाँ का राजा था? चंड प्रधोत आपने सुना होगा। ठीक है ना, ये अवंती के राजा थे, अवंती के राजा थे, इसको ध्यान रखिएगा। अवंती करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवंती। चलिए उसके बाद देखिए मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये कौन थे?
जीवक थे, ठीक है ना। और यही जीवक को इन्होंने भेजा था बिंबिसार ने अवंती के राजा चंड प्रद्योत को इलाज के लिए, जब ये पांडु रोग से ग्रसित हुए थे। तो यहाँ पर आपका जीवक राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो नंद वंश के पश्चात मगध की गद्दी पर कौन बैठा था। नंद वंश का आखिरी राजा तो था धनानंद, इसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो यहाँ पर मौर्य हो जाएगा। चलिए कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो दरअसल यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कलिंग जो थे कलिंग नरेश खारवेल, ये कलिंग के चेदी राजवंश, यहाँ पर आप देखिएगा चेदी वंश जो है, चेदी राजवंश के संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। ये चेदी वंश से थे। दरअसल चेदी जो राजवंश था उसका संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, इसलिए इस वंश का नाम महामेघवाहन भी पड़ गया। तो ये भी हो जाएगा इस तरह से और बी हो जाएगा, इसलिए एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि जब यहाँ पर देखिए राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, तो मैंने बताया था ना हाथी गुम्फा अभिलेख से, बताया था ना। चलिए हाथी गुम्फा अभिलेख से, और ये उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा में बना हुआ है, यहीं से यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। चलिए बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी, यहाँ पर देखिएगा गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई। तो ये कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अंग जनपद की राजधानी कहाँ पर थी। तो अंग की चंपा थी। देखिए अब आ गया यूनानी आक्रमण, ठीक है ना। यूनानी निम्नलिखित में से देखिए मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, बताइए। तो ये कौन था। तो फ्रेंड्स ये धनानंद था, ठीक है ना, नंद वंश का ये आखिरी शासक था। चलिए अब अगला चैप्टर है मौर्य साम्राज्य, ठीक है। देखिए सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है। तो फ्रेंड्स ये विलियम जोन्स ने किया है, ठीक है ना, विलियम जोन्स ने किया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, विलियम जोन्स ने किया है। तो यहाँ पर आपका विलियम जोन्स करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। भारत में जो है आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में ही थी, और वह मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट था, ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत भारत पर जो है अपना शासन स्थापित किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए मौर्य राज्य का संस्थापक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था, बताइए। दक्कन का विजय प्राप्त किया था। तो फ्रेंड्स ये चंद्रगुप्त था, ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत यानी कि दक्कन की विजय प्राप्त की थी, ठीक है। और इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन एवं तमिल साक्ष्य से भी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, बताइए। तो ये आपका विशाख दत्त है, ठीक है ना। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है, विशाख दत्त, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेगास्थनीज दूत था। तो मेगास्थनीज किसका दूत था, सेल्यूकस निकटर का दूत था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सेल्यूकस का, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक इंडिका है, आगे मिलेगा, ठीक है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। तो इसने जो है 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, ठीक है ना, 7 श्रेणी में। यहाँ पर देखिए ए बी ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए आपका सी और डी है। तो ये डी 7 श्रेणियों में जो है विभाजित किया था। कितने श्रेणियों में, 7 श्रेणियों में। ध्यान रखिएगा ये 7 श्रेणी कौन से हैं, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार और व्यवसायी, 5वां योद्धा, 6ठा निरीक्षक और 7वां मैत्री एवं उपदेशक, ठीक है ना। चलिए ये जो इंडिका है इसी में जो है इसने भारत के समाज को 7 भागों में विभाजित किया था, इंडिका पुस्तक में। चलिए उसके बाद देखिए वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो ये इंडिका है मेगास्थनीज का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि सूची दिया गया मिलान करना है। एक तरफ घटना स्थल है और दूसरा तरफ संबंधित व्यक्ति है। चलिए चोल गंगम झील, बताइए संबंधित व्यक्ति इससे।
तो ये राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे। ठीक है। धर्म महामात्र की नियुक्ति, तो ये अशोक। प्रयाग की सभा, तो ये हर्षवर्धन। ठीक है। और सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य, मिला लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे हम लोग। देखिए अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह कौन सा अभिलेख है? तो फ्रेंड्स ये अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो कलिंग विजय का वर्णन जो है अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 13वां बृहत शिलालेख जो अशोक का है उसी में कलिंग विजय का वर्णन है। हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजवंश राजा खारवेल की आत्मकथा जो है उसकी प्रस्तुति है, और यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। मैंने बताया था कि इसका जो आपका उल्लेख है विजय का वर्णन, यह अशोक के 13वें शिलालेख में है, तो नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? सम्मिलित नहीं था ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये आपका श्रीलंका था, श्रीलंका। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो यह स्तंभ भाब्रू स्तंभ है, भाब्रू स्तंभ। ठीक है ना, भाब्रू, इसको बैराट शिलालेख भी कहा जाता है। इसी में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अशोक ने धर्म का मूल, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? तो इसका मूल जो है आपका संदेश की बात करते हैं। अशोक के धर्म एक नैतिक संहिता थी, और अशोक ने अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख के माध्यम से संदेश देता है। ठीक है ना, कि क्या देता है कि कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना। ठीक है ना, ये सब जो है इसके मूल संदेश है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये सब आपका आ जाएगा। ठीक है, तो एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये आपकी प्रियदर्शी के नाम से। ठीक है ना, प्रियदर्शी के नाम से याद रखिएगा। देवनाम प्रिय भी जो है नाम है इसका अशोक का, तो यहाँ पर प्रियदर्शी दिया गया है। उसके बाद देखिए अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो ये भाषा आपकी प्राकृत हो जाएंगी। ठीक है, प्राकृत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। नेक्स्ट देखिए कि अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? लिपि, यहाँ पर लिपि पूछा गया है, तो ये आपकी ब्राह्मी लिपि है। ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो ये लिपि खरोष्टी लिपि है। ठीक है ना, खरोष्टी लिपि, तो यहाँ पर आपका खरोष्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित, देखिए कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी? देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, खरोष्टी। उसके बाद देखिए अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था। तो देखिए पहला जो सफल प्रयास किया था, ये आपका ये श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ठीक है ना, और उसने 1837 में जो है अशोक के दिल्ली टोपड़ा अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, तो यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। देखिए ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा दो ऑप्शन यहाँ पर है, तो ये जेम्स प्रिंसेप, अभी मैंने बताया था आपको। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो इसमें से अगर बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था, क्योंकि इसके बाद की ये सभी हैं। ठीक है। चलिए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक मौर्य वंश का बृहद्रथ था। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था। तो ये आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक था। सेम क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट, तो ये बृहद्रथ था। प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है।
देखिए, अशोक के नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्यों में किसने विश्वास किया है, ये पूछा गया है। तो ये क्या है, रोमिला थापर ने, ठीक है ना, रोमिला थापर ने किया है, ध्यान रखिएगा, रोमिला थापर ने। कहाँ पर है रोमिला थापर? ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। उसके बाद देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था मौर्य काल में? तो मौर्य काल में तक्षशिला था, चाणक्य थे वहाँ से संबंधित, आपको याद होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अब आ गया मौर्योत्तर काल, ठीक है। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से उनके शासन काल का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले मौर्य, मौर्य के बाद मैंने बताया था कि नहीं, शुंग, शुंग के बाद आपका कण्व, कण्व के बाद हो जाएगा कुषाण। तो ये क्रम है। देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिएगा कि ताम्रपत्र, देखिए ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो ताम्रपत्र जो है ये दर्शाता है कि बिहार के प्राचीन राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था, ठीक है, याद रखिएगा, जावा सुमात्रा से था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जावा सुमात्रा, ठीक है ना। और याद होगा कि पाल वंशी शासक देवपाल जो था ये बौद्ध मत का अनुयायी था और लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है, परम सौगात देवपाल को। और इसने जो है जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालदेव पुत्र के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिया था, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए, स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? तो अभी मैंने बताया था बालपुत्र देव, ठीक है। देखिए, मिलान करना है, प्राचीन भारत का स्थल दिया गया इस साइड और इस साइड वर्तमान में किस राज्य में है ये, ठीक है। चलिए देख लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कर्ण स्वर्ण, ठीक है ना, तो कर्ण स्वर्ण कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्राग ज्योतिष, तो प्राग ज्योतिष आपका असम में, गिरनार गुजरात में पड़ जाता है, आपको भी पता होगा, और प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में, ठीक है, मिला लीजिएगा ना। चलिए आइए, यहाँ पर आंसर दिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है ये रुद्रदामन से संबंधित है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जूनागढ़। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया था, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये किया था रुद्रदामन प्रथम ने, ठीक है ना। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ है और संस्कृत भाषा का यह अभिलेख प्रारंभिक संस्कृत अभिलेखों में से एक है। इस अभिलेख में सुदर्शन झील के बांध के निर्माण और पुनर्निर्माण की सूचना दी गई है, वहाँ से ये प्राप्त होती है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये कुषाण वंश का शासक था भीम कड़फिसेस, इसी ने किया था, ठीक है ना, भीम कड़फिसेस कुषाण वंश का ये शासक है। देखिएगा कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई, तो ये सातवाहनों के द्वारा, ठीक है ना, सातवाहनों के द्वारा जो है शीशे के सिक्के एक बड़ी संख्या में जारी किया गया था। सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? सीमुख था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, सीमुख था, सीमुख, ठीक है। तो ये सातवाहन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि शुंग वंश के पश्चात किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग के बाद किसने राज किया था? तो शुंग वंश का अंतिम राजा था देवभूति। देवभूति अपने अमात्य वासुदेव को षड्यंत्रों से द्वारा मार डाला था, ठीक है ना। और वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली थी वह कण्व वंश के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पर आपका कण्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कण्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ गया अगला चैप्टर, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। देखिए, प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है।
तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान इसी के समय में आया था, ठीक है ना, चीनी यात्री फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, ये कौन गुप्त सम्राट था जिसने हुनों को पराजित किया था? तो फ्रेंड्स ये स्कंद गुप्त था। स्कंद गुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। स्कंद गुप्त बुरी तरह से इसने जो है पराजित किया था हुनों को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा का हो जाएगा आपका कुमारगुप्त, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? तो निश्चित रूप से गुप्त काल में हुआ था, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? कौन नहीं थे इसमें से? तो फ्रेंड्स इसमें से कौटिल्य यानी कि चाणक्य नहीं थे, ये तक्षशिला से संबंधित है, नालंदा से नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, विश्व प्रसिद्ध, बताइए। तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे हम लोग कि नीचे दिए गए जो आपके वक्तव्य हैं, दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है और एक कारण है। देखिए कथन कर रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं बी, दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। ये पतन हुआ था जो है आपको मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप, ठीक है ना, तो इसीलिए ये सही नहीं है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाँ, चलिए कि फाहियान एक चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नहीं, अभी मैंने बताया था फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ठीक है। हर्षवर्धन के समय में हेन्सवांग आया था। हेन्सवांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का यात्रा किया था। नहीं, ये भी उल्टा दे दिया गया, दोनों उल्टा दिया गया, तो उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी देख लीजिए, ऑप्शन डी होगा। देखिए उसके बाद प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री सुंगयून ने भारत की यात्रा किया था। तो ये प्रश्न हमने करा भी है, 1528 से 1521 तक ये भारत की यात्रा किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो 1515 से 1520, ठीक है, इसको हम लोग मान के चलेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये गुप्त काल की है, गुप्त काल की है, ध्यान रखिएगा। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुआ था। गुप्त काल में नगर जो है ये क्रमिक पतन की ओर किस काल में अग्रसर हुए? गुप्त काल में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था? तो ये भड़ौस था, ठीक है ना। देखिए गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह था जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा इन सब देशों में व्यापार होता था। और पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भड़ौस था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ठीक है, उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग होता था। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? उत्तर भारत के लिए नहीं था, ये पश्चिमी देशों के साथ होता था भड़ौत से। और एक कल्याण और कैम्बे भी था बंदरगाह जहाँ से उत्तर भारत के लिए व्यापार होता था। तो यहाँ पर देखिए कल्याण और कैम्बे दिया गया है, इसलिए 100 अधिक हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो फ्रेंड्स ये गुप्त वंश थे, ठीक है ना, गुप्त वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गुप्त युग की यहाँ पर देखिएगा भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर तो उपज का छठा भाग हुआ करता था, ठीक है ना, जो छठांश होता था उपज का वो देना पड़ता था, ठीक है। और गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भाग कर अथवा उद्रंग कहा जाता था। भाग कर अथवा उद्रंग कहा जाता था, ठीक है। चलिए धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है?
तो 1/6 ही है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था। अपृहत कहा जाता था तो ये बिना जोती गई जंगली भूमि को, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, अपृहत भूमि कहा जाता था, तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकार पर विचार कीजिए। अमरकोश के अनुसार, ठीक है, तो ये अमर सिंह ने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किया था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिए उर्वर उपजाऊ, ठीक है ना, उर्वर उपजाऊ, तो यहाँ पर देखिए उर्वरा उपजाऊ, मरु मरु मरुस्थलीय भूमि रेगिस्तान, सातबला सातबला घास वाली भूमि, ठीक है ना। उसके बाद एक पंकिल हुआ करता था, पंकिल, पंकिल यहाँ में लिखता पंकिल यानी कि कीचड़ वाली भूमि, ठीक है। उसके बाद जल प्रायानुपम यानी कि नमी युक्त भूमि, कच्छ यानी कि दलदली भूमि, सरकरा यानी कि चूना पत्थर कंकड़ वाली भूमि, सरकरावर्ती यानी कि बलुआही भूमि, नदी मातृक यानी कि नदी द्वारा सिंचित भूमि, और देव मातृक यानी कि वर्षा के द्वारा सिंचित भूमि। तो एक तरह से देखिए ये सारे के सारे जो है सही दिए गए हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो आपको भी पता है हरिसेन है, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं हरिसेन। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को जो है पुराने में श्री पर्वतीय यानी कि श्री पर्वत क्षेत्र का शासक या आंध्रभृत्य यानी कि आंध्रों का नौकर भी कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इक्ष्वाकु। उसके बाद देखिएगा कि राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें और इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताने हैं। राजा प्रवरसेन के बारे में तो देखिए वकाटक राजवंश का प्राचीन भारतीय राजवंश है और इसी वकाटक वंश के थे राजा प्रवरसेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्रवरसेन प्रथम के समय में ही वकाटक वंश की सीमाएं उत्तर में विंध्य क्षेत्र अभी वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल है, वहां से लेकर के दक्षिण के दक्कन के क्षेत्र तक विस्तृत थी। वकाटक नरेशों ने सर्वप्रथम जो है वकाटक नरेशों में सर्वप्रथम जो आपके प्रवरसेन थे इन्होंने ही सम्राट की उपाधि धारण किया था तथा 4 अश्वमेध यज्ञ और वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करवाया था। पुराणों में उसे प्रवीर कहा गया है, इनको पुराण में प्रवीर कहा गया है, तो उल्लेख इनका पुराण में भी मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चारों विकल्प यहाँ पर आपके सही हैं, ठीक है, चारों के चारों विकल्प आपके सही हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए और इनके जो आपके विंध्य शक्ति प्रथम, ठीक है ना, वो अपने पिता विंध्य शक्ति प्रथम के उत्तराधिकारी भी बने थे, ये भी करेक्ट दिया गया। तो सारे के सारे करेक्ट है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए देखिए हून राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था। तो ये आपके प्रकाश धर्मन के द्वारा, ठीक है ना, हून राजा तोरमान औलिकार राजा प्रकाश धर्मन इसी के द्वारा पराजित किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रकाश धर्मन हो जाएगा। देखिएगा वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था, तो ये किया था आपका पुष्यभूति ने, ठीक है ना, पुष्यभूति ने किया था। उसके बाद देखिएगा कि कविवान निवासी थे, तो कविवान जो थे ना, वान भट्ट का जन्म स्थान को लेकर के विद्वानों के में काफ़ी मतभेद है, ठीक है ना। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रतिकुटा नामक गांव में हुआ था, कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इस तरह से मत है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था। तो हर्षवर्धन के समय हेन स्वांग आया था। देखिए चीनी यात्री हेन स्वांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो ये क्या था आपका किसमें, नालंदा में, है ना। चलिए उसके बाद देखिए हेन स्वांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो ये कौन सा था, मथुरा था, ठीक है ना। हेन स्वांग भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा हुआ करता था।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। अच्छा प्रश्न है ये, बताइए। तो फ्रेंड्स ये था आपका भास्कर वर्मन, ठीक है ना, भास्कर वर्मन, ध्यान रखिएगा, भास्कर वर्मन, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था। तो ये हर्षवर्धन था, ठीक है। चलिए बीपीएससी टीआरई में है। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये न्याय का, ठीक है ना, न्याय का ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। उसके बाद देखिए इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आर्यभट्ट हैं, ठीक है ना, आर्यभट्ट, ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं गुप्त काल में। तो ये कौन है गुप्त काल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सुश्रुत बहुत लोग जाएंगे तो सुश्रुत नहीं होंगे, ठीक है ना। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता था, शल्य क्रिया जो है आपको उसको जनक कहा जाता था, तो ये संबंधित नहीं है, ठीक है ना। और शौनक जो है ये ऋग्वेद कालीन ऋषि हैं, तो ये भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए प्राचीन भारत में स्थापत्य कला आ गया। देखिए बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो ये आजीविकों ने किया था, ठीक है ना, आजीविकों ने किया था, ध्यान रखिएगा। मौर्य युग में पहाड़ों को काट करके निवास स्थान बनाने की कला का विकास हुआ था और अशोक और उनके पुत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काट करके आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे, ठीक है। और अशोक के समय में बराबर की जो पहाड़ी थी उसकी गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपार की गुफा, ये सब प्रसिद्ध थे, ठीक है ना, याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन काल में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से है। चलिए उसके बाद देखिए खजुराहो मंदिर स्थापत्य कला के निर्माण में सहयोगी थे। तो खजुराहो का संबंध चंदेल यहाँ राजवंश हो जाएगा, खजुराहो मंदिर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कला की गांधार शैली निम्न में से किसके समय में फली फूली। तो ये कुषाण राजवंश के समय में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कुषाण के समय में गांधार और मथुरा कला शैली दोनों। देखिए बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जिस शैली से प्राप्त होती है वह शैली कौन सी है। तो ये कौन सी शैली है, फटाफट बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपकी गांधार शैली है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर, ठीक है ना, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। तो ये गुप्त कला के हैं, ठीक है, गुप्त कला के या गुप्त काल से संबंधित हैं ये भी ध्यान रख लीजिएगा आप। उसके बाद देखिए बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग स्थित है। बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग जो है ये अजंता में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है। तो ये भानुगुप्त का जो ऐरण अभिलेख है उसी में, ठीक है, भानुगुप्त का ऐरण स्तंभ अभिलेख में, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो ये चंदेल है ना, प्रश्न रिपीट हो गया, आप देख सकते हैं। देखिएगा कि बराबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है, बताइए। तो ये भारत जावा का, ठीक है ना, भारत जावा का बराबुदूर विश्व में एक अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है। तो ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है, ठीक है ना।
चलिए, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भेजा था इन्होंने समुद्रगुप्त के पास, ठीक है ना। मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने के लिए अनुमति लेने के लिए समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा था, ठीक है ना। समुद्रगुप्त ने सीलोन यानी कि श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में मठ बनाने की अनुमति भी दिया था। चलिए, उसके बाद आ गया दक्षिण भारत का चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग, आ गया ना। चलिए देखिएगा कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, ठीक है ना। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जो है ये प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलेज असेंबली, ग्राम पंचायत के लिए, है ना। यहाँ पर देखिए स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन जो है यहाँ से परिलक्षित होता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये चोल ही है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलाश मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है? तो कैलाश मंदिर कांचीपुर में है, तमिलनाडु में, और इसका निर्माण पल्लव वंश के शासकों के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख करके ध्यान दीजिएगा, पल्लव आंध्र प्रदेश है और पल्लव तमिलनाडु है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो कांचीपुरम में जो है यहाँ पर देखिए एकाम्बरेश्वरा मंदिर। उसके बाद देखिएगा कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया है? तो तंजावुर का जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, राजराज प्रथम ने इसका निर्माण कराया हुआ है, और मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। निम्नलिखित में से देखिएगा कि चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो चेर राजवंश की राजधानी जो थी ये आपका करूर थी, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो देखिए संगम साहित्य में अगर बात करते हैं तो चोल, चेर और पांड्य राजाओं का उल्लेख हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कदम्ब का नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात था? उरायूर, तो उरायूर जो था ना ये कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो ये गोपुरम कहलाते थे। देखिएगा रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स ये चेर वंशों ने किया था, ठीक है। चेर राज्य के साथ आरंभ हुआ था। अरिकमेडू ने कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं अरिकमेडू से। उसके बाद देखिए फारसी यात्री जो अब्दुल रजाक था ना, ये भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये देवराय द्वितीय के समय में आया था, ठीक है। फारसी यात्री था अब्दुल रजाक, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। देखिए निम्न में से किस दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये वैशेषिक दर्शन है, ठीक है ना। इसके प्रवर्तक महर्षि कणाद है, ध्यान रखिएगा। कौन? महर्षि कणाद। तो ये आपका हो जाएगा वैशेषिक, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र जो आपके हैं कार्तिकेय, इन्हीं का है। तो यहाँ पर कार्तिकेय हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त, ठीक है ना। विशाख दत्त की कृति है मुद्रा राक्षस। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। उसके बाद देखिए इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है, घुमा फिरा के पूछा गया है। उसके बाद देखिए एक पुस्तक और लेखक से संबंधित मिलान करना है यहाँ पर, बहुत ही आसान है। तो देखिएगा आप कि बृहद संहिता, तो बृहद संहिता किसकी है? वराहमिहिर की है,
ध्यान रखिएगा। मूसिका मसा, तो ये अतुला, ठीक है ना। राजतरंगिणी कलहन की है और विक्रमादित्य देवचरित जो है ये विलहन की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। उसके बाद देखिए फिर से मिलान करना है। तो कौटिल्य का आपको पता है कि अर्थशास्त्र है, अष्टाध्यायी पाणिनि का है, कामंदक की रचना नीतिसार है और कालिदास का कामंदक नीतिसार के हो जाएंगे, कालिदास कुमार संभव के हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार और प्रश्न को देख लीजिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य किसके लेखक हैं? अर्थशास्त्र के, पाणिनि अष्टाध्यायी के, कामंदक नीतिसार के और कालिदास कुमार संभव के। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की क्या है? राजतरंगिणी है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिणी। कश्मीर के इतिहास का वर्णन है इसमें। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस भाषा पर आधारित है? तो ये जो अर्थशास्त्र है ना, ये शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत हैं जो विदेश नीति की भी व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत यानी कि स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, इसकी भी व्याख्या मिलती है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प, व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद देखिएगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये राजनीतिक नीति पर विशेष करके प्रकाश डाला गया है। ठीक है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य। इनका अन्य नाम चाणक्य भी है, विष्णुगुप्त भी है। ठीक है। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है? ये पूछ रहा है। तो ये आपका है महेंद्र वर्मन का मितविलास प्रहसन, ये आपका सही दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कृष्णदेव राय का जो है आपको याद होगा अमुक्त मल्याद है, जो कि यहाँ लिखा गया है, ये गलत दे दिया गया है। ठीक है। राजा भोज का है आपका कौन सा? राजा भोज का ये वाला रचना है समरांगम सूत्रधार। ठीक है। और सोमेश्वर का है मनुसोलास। ठीक है, यहाँ पर दिया गया। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसके लेखक कौन है? तो इसका जो है एक अज्ञात बात करते हैं, कोई व्यक्ति है। ठीक है ना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रप्रदायी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रप्रदायी के द्वारा। स्वप्न वाष्पदाता के लेखक कौन है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो इसको लिखा है भास ने। ठीक है ना, भास की रचना है ये स्वप्न वाष्पदाता। नेक्स्ट है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये कालिदास की रचना है। उसके बाद देखिए किरातार्जुनीय की पुस्तक लेखा किसने है? तो ये भारवी की पुस्तक है, किरातार्जुनीय भारवी की है। उसके बाद देखिएगा कि उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ये मिलिंद पन्हो है। ठीक है ना, मिलिंद पन्हो राइट आंसर हो जाएगा। मिलिंद पन्हो, इसमें जो है नागसेन और हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। देखिए हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र के लेखक कौन है? वानभट्ट है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ आप देख सकते हैं चरक जो है ये संबंधित है चिकित्सा से, ब्रह्मगुप्त जो है ये क्या है? तो गणित से संबंधित हो जाएंगे। वराह मिहिर क्या है? तो ज्योतिष है। और विशाख दत्त नाटककार है। मुद्रा राक्षस इन्हीं का है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राजनीतिक की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? तो नीतिसार के लेखक कौन है? कामंदक हैं। कौन है? कामंदक हैं। चलिए अब ये वाला चैप्टर आ गया। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश के संस्थापक जो थे ये नान्यदेव थे। नान्यदेव थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, नान्यदेव। और नान्यदेव ने कर्नाट की वंश की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था।
ठीक है ना। और कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? संस्थापक तो नान्य देव हैं, अंतिम शासक भी याद रखिएगा हरि सिंह देव थे। हरि सिंह देव आप इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, बिहार में देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। क्या पूछा गया है? यहाँ पर गलत कथन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। पहले पहला और दूसरा यहाँ पर गलत दिया गया है। ये वर्तमान में बांका जिला में पड़ता है, गलत दिया गया है। ये बांका जिला में नहीं पड़ता है ना विक्रमशिला। ये कहाँ पर? भागलपुर में पड़ता है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने किया था। नहीं, इसकी स्थापना जो है ना, ये पाल शासक धर्मपाल ने किया था, गोपाल ने नहीं, इसलिए गलत है। बाकी ये 3 और 4 आपका सही दिया गया है, ठीक है। चलिए, आंसर हो गया 1 और 2। इसमें कौन सा गलत है? तो 1 और 2। देखिए, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? तो अभी हमने पढ़ा है धर्मपाल ने किया था। चलिए, उसके बाद देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये धर्मपाल के द्वारा। प्रश्न देखिए कितना रिपीट हुआ है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम? ऑब्वियसली धर्मपाल। चलिए, उसके बाद देखिए मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? बताइए। तो ये कर्नाट वंश के समय में। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में था? उदंतपुर। तो उदंतपुर जो है ये बिहार में पड़ता है, ठीक है, बिहार में। और इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने किया था। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो जैनुल आबदीन है ना, इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा मैंने आपको बीपीएससी एईडीओ एग्जाम 2026 के लिए एंशिएंट हिस्ट्री घटना चक्र न्यू बुक 2026 से कवर करा दिया। सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इसको।